Hello everyone, this is Surya Beniwal and today I'm going to talk about a topic of constitutional law, that is doctrine of repugnancy. So guys, let's begin with the topic. The federal structure of Indian Constitution is the basic principle of our constitution, and it talks about the division of legislative, executive and financial powers between the center and the state. मीन्स आप सबको पता होगा फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है। अब फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो सारी जो पावर्स होती हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो यानी कि लॉ मेकिंग पावर हो, एग्जीक्यूटिव यानी लॉज को इम्प्लीमेंट करने की पावर हो, या फाइनेंशियल पावर हो, वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर दी जाती हैं। सो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट मेंशन इन 7th शेड्यूल एंड दे इंक्लूड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। अब जो 7th शेड्यूल है, आप सबको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, उसमें से जो 7th शेड्यूल है वो क्या है, 3 लिस्ट के बारे में बात करता है जिसमें पावर्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जैसे यूनियन लिस्ट जो है उसमें क्या है, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं उन पर लॉ बनाने का जो राइट है या जो हम कह सकते हैं अथॉरिटी है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट ऐसी है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिन पर स्टेट और जो यूनियन है वो दोनों लॉज बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो सेंटर ने लॉ बनाया है और जो स्टेट ने लॉ बनाया है, दोनों के बीच क्या हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ऐसे में किसका लॉ प्रिवेल करेगा? तो ऐसे में सेंटर का लॉ वहाँ पर प्रिवेल करेगा। The framers in order to avoid conflicts between the state and union, introduced the doctrine in Article 254 of Indian Constitution. अब वो जो कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्हें पता था कि आगे चलकर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो उन्होंने एक डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया। अब कहाँ पे बात की गई है? ये आर्टिकल 254 से रिलेटेड है। इसे कहते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ रेपग्नेंसी। असेंशली अब ये डील किसके साथ करती है? ये असेंशली डील करती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लॉज ऑफ सेंटर एंड स्टेट। So it deals with the distribution of power between the central and the state legislatures. This doctrine reflects the quasi-federal structure of the कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब क्वासी फेडरल क्यों कहा गया इसे, ये हम आपको आगे समझ आएगा, हम आगे बात करेंगे। इट हैज़ क्लियरली लेट डाउन द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर टू अवॉइड इनकन्सिस्टेंसीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसने क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर और जो यूनियन में जो लेजिस्लेचर यानी कि जो पार्लियामेंट है उनकी पावर्स को क्लियरली जो है बताया है, जिसकी वजह से जो इनकन्सिस्टेंसी है और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें हम अवॉइड कर सकें। अब हम थोड़ा आर्टिकल 254 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 254 जो है वो इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, इसके बारे में ये बात करता है। फर्स्ट जो है ये, इफ़ any provision of law made by the legislature of state is repugnant to any provision of law made by parliament which parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in concurrent list, then subject to the provision of clause 2, the law made by the parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of such state, or as the case may be, the existing law shall prevail, and the law made by the legislature of the state shall to the extent of repugnancy be void. अब इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें पता चलता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बनाया है और वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है उसका पार्लियामेंट के जो लॉ बनाया है उसके साथ, तो ऐसे में अगर जो है और पार्लियामेंट क्या कॉम्पिटेंट है उस लॉ को एनेक्ट करने के लिए, चाहे वो मतलब यूनियन लिस्ट में हो या फिर वो कॉन्करेंट लिस्ट में हो ऐसे, तो अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लोज टू। क्लोज टू हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो भी लॉ वो जो पार्लियामेंट ने बनाया है, चाहे वो पहले बनाया हो या फिर बाद में बनाया हो, तो ऐसे में जो है वो लॉ प्रिवेल करेगा। और जो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है वो उस एक्सटेंट तक जहाँ तक रेपुग्नेंसी है वो वॉइड हो जाएगा। यानी पार्लियामेंट के पास आपको यहाँ पता चल रहा है कि ज़्यादा पावर दी गई। अब ये क्लोज 2 क्या कहता है? क्लोज 2 कहता है वेयर अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पर
जो है स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है किस मैटर के रिस्पेक्ट में, मैटर्स एन्यूमरेटेड इन कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन्स एनी प्रोविजन, और उसके अंदर ऐसी कोई प्रोविजन है जो रिपग्नेंट है टू द प्रोविजंस ऑफ एन अर्लियर लॉ, मतलब पार्लियामेंट ने जो पहले लॉ बना रखा है उससे के साथ जो स्टेट ने लॉ बनाया है वो रिपग्नेंट है, और एन एग्जिस्टिंग लॉ with respect to the matter, then the law so made by the legislature of such state shall, if it has been reserved for consideration of president, means अगर वो जो स्टेट का लॉ है उसे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया गया एंड हैज़ रिसीव्ड, और उसे जो है प्रेसिडेंट की असेंट, यहाँ पर हैज़ रिसीव्ड हिज असेंट मतलब प्रेसिडेंट की जो है असेंट मिल चुकी है, तो वहाँ पर वो स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा। इसीलिए आपने लास्ट में यहाँ पर देखा होगा कि क्या था कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लोज 2, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लोज 2। क्लोज 2 जो है हमारे इसी बारे में बात करता है कि अगर उसे मतलब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया गया है और उसे प्रेसिडेंट की जो है कंसेंट मिल चुकी है, तो ऐसे में वो प्रिवेल करेगा। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लोज शेल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम एनेक्टिंग एट any time any law with respect to the same matter, including a law adding to, amending, varying and repealing the law so made by the legislature of the state। अब इसमें क्या है, इसमें ये कंडीशन लगा दी कि पार्लियामेंट को जो है वो क्लोज मतलब ये जो क्लोज 2 है ये कहीं भी प्रिवेंट नहीं करेगा कि वो उस लॉ में कुछ ऐड ना कर सके या कुछ अमेंड ना कर सके या उसे रिपील ना कर सके। सो ये हमने देखा आर्टिकल 254। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी जो है इसी से रिलेटेड है। अब ये जो केस है एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इससे आप जो है इसे और अच्छे से समझ जाएंगे। अब जो अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर समराइज किया है टेस्ट ऑफ रिपग्नेंसी को और डिफाइन किया है रिपग्नेंसी को। कैसे डिफाइन किया है, वेयर द प्रोविजंस ऑफ अ सेंट्रल एक्ट एंड अ स्टेट एक्ट in concurrent list are fully inconsistent and are absolutely irreconcilable, the central act will prevail and the state act will become void। तो ऐसे में क्या है, सेंट्रल एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा और स्टेट एक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा इन व्यू ऑफ रिपग्नेंसी। अब दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि वेयर हाउएवर अ लॉ passed by the state comes into collision with a law passed by the parliament on an entry in concurrent list। अब concurrent list में कोई सब्जेक्ट मैटर है, उस पर कोई लॉ बनाया है जो स्टेट ने भी बनाया है और पार्लियामेंट ने भी बनाया है, तो वहाँ पर क्या है, कॉलिजन हो रहा है। तो ऐसे में स्टेट एक्ट शेल प्रिवेल टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी। अब स्टेट एक्ट वहाँ तक प्रिवेल करेगा एंड द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल एक्ट वुड बिकम वॉइड। अब सेंट्रल जो एक्ट है उसकी जो प्रोविजन है वो वॉइड हो जाएंगी। कब होंगे ये वॉइड, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट एक्ट हैज़ बीन पास्ड इन अकॉर्डेंस विद क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 254। अगर जो है स्टेट एक्ट पास किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द क्लोज 2 जो हमने पढ़ा जहाँ पर किसकी, प्रेसिडेंट की, अगर वहाँ पे उन्हें कंसेंट मिल चुकी है, तो ऐसे में स्टेट एक्ट वहाँ पर प्रिवेल करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी। ओके ये आप समझ रहे हैं। मीन्स अगर जो है आप स्टेट और सेंटर के लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या है, सेंट्रल का एक्ट प्रिवेल करेगा। मतलब फुल्ली इनकन्सिस्टेंट है और एब्सोल्युटली इररिकॉन्सिबल है तो क्या है, सेंटर का एक्ट प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर स्टेट का एक्ट पास किया गया है इन अकॉर्डेंस विद क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 254, यानी कि प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल चुकी है उसे, इस तरह से वो पास किया गया है, तो ऐसे में स्टेट का एक्ट प्रिवेल करेगा। Now, a third one is where a law passed by the state legislature while being substantially within the scope of the entries in the state list entrenches upon any of the entries in the central list। अब जो है स्टेट लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिस पर स्टेट लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाता है, ठीक है। अब है तो वो मैटर स्टेट लिस्ट का, लेकिन एंट्रेंच वो वहाँ पर मतलब उस पर भी सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है उसे भी वो जो है कुछ हद तक अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ मे बी अपहेल्ड बाय इन्वोकिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। गाइज ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है ये भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ बहुत जल्द, इस पर भी वीडियो आएगी। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को इन्वोक किया जाएगा if on an analysis of the provision of the act it appears that by and large the law falls within the four corners of the state list and entrenchment, if any, is purely incidental and
कंसिक्वेंशियल, मीन्स वहाँ पर क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को जो है इन्वोक करके उसे देखा जाएगा। अब यहाँ पर एक और केस है इन दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था, इसमें नेशनलाइजेशन ऑफ यूपी ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्ट वाज रिपग्नेंट टू द लेटर एडेड सेक्शन इन मोटर व्हीकल एक्ट। अब क्या है, यूपी में जो ये यूपी ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्ट था, ये किसके साथ रिपग्नेंट था, जो बाद में कोई एक सेक्शन ऐड किया गया मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में बाय द पार्लियामेंट। दस द कोर्ट हेल्ड दैट बोथ द लॉज वर ऑक्यूपाइड इन द सेम फील्ड एंड द स्टेट लॉ वॉज वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ रेपुग्नेंसी टू द यूनियन लॉ। तो यहाँ पर जो है स्टेट लॉ को क्या कर दिया गया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। कहाँ तक, टू द एक्सटेंट ऑफ रेपुग्नेंसी टू द यूनियन लॉ। So guys, thank you so much. I hope I make all your doubts clear. So please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.